A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start a new lesson, that is motivation from business studies. So let's start with the meaning of motivation. As we know, motivation वो statement होती है जहाँ पर हम लोगों के मनोबल को बढ़ाते हैं, उनके इंटरनल फीलिंग्स को हम अपग्रेड करते हैं, जहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन हमारे वर्क की तरफ ज़्यादा हो सके। जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं इस केस में, तो हम कई तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम प्रोसेस, यहाँ पे इसका मीनिंग दे रखा है, मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल। हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, जिनसे हम इंस्पायर करते हैं लोगों को, जहाँ पर हम उनके डिज़ायर की तरफ, उनकी इच्छाओं की तरफ, कि वो अपने इच्छा, अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। कि हमारी कंपनी में भी, हम यहाँ पे एज़ पर द कंपनी बात करेंगे, तो कंपनी में हम एम्प्लॉयज़ को, जो लीडर्स होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं कि वो उनकी कंपनी में ग्रोथ लेकर आ सके। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ जो वो मोटिवेट होंगे, तो उनकी जो कंपनी है, उनमें जो वर्कर्स हैं, वो अच्छे से काम कर सकेंगे, तो उनकी कंपनी में ग्रोथ ऑब्वियसली हो जाएगी। तो हमें जो लीडर्स होते हैं, उन लोगों को, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको इंटरनल मोटिवेट करना चाहिए बाय द ग्रोथ इन सैलरी, बोनस देना चाहिए और इंक्रीमेंट करना चाहिए। कभी कभी उनको शेयर भी देना चाहिए अपने पार्टनर्स में। तो ये सब चीज़ें हमें फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो मोटिवेशन वैसे आपको पता है, नॉर्मल स्टेटमेंट है जो हम अपनी रियल लाइफ में भी डेली टू डेली यूज़ करते हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं मोटिवेशन को इफेक्टिव बनाने के? तो सबसे पहले फिनेंशियल इंसेंटिव, मैंने आपको बताया कि बोनस देना चाहिए लोगों को हैप्पी करने के लिए। आपको पता है आज के टाइम में पैसा, फिनेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिनेंशियल आप मोटिवेट किसी को जल्दी से कर सकते हो। नेक्स्ट है हार्मोनियस वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब कि उससे अच्छे से, किसी भी सबऑर्डिनेट को अच्छे से काम करने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जहाँ पे वो अच्छे से फ्रीली काम कर सके। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर, उसके प्रमोशन के लिए प्रोविज़न बनाना, एक संगठन बनाना जिससे हम कभी भी उसके प्रमोशन पर हम उसको बहुत अच्छे से प्रोविज़न दे सकें। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी कि उसको इंसेंटिव्स देना, जिससे कि इंसेंटिव्स कोई भी पैसे वाली, मॉनेटरी मतलब होता है जहाँ पे हम पैसों से रिप्लेसमेंट करते हैं, नॉन मॉनेटरी मतलब पैसों वाली नहीं, बट हाँ उसको वर्किंग कंडीशंस अच्छी देना, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड करना। पेंशन बेनिफिट्स देना, यानी कि जहाँ पे पेंशन्स मिलते हैं लोगों को आजकल, तो वहाँ पे आप उसे पेंशन की तौर पर भी बेनिफिट्स दे सकते हो। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ की जॉब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी भी पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज में। गुडविल बनाना, अच्छी गुडविल प्रोवाइड करना। एंटरप्राइज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। गुडविल मतलब हमारा नाम, हमारी कंपनी का जो भी हमारा नाम होता है। अप्रिशिएशन करना, आप 4 लोगों के सामने उनकी तारीफ़ करिए तो उनका और भी मोटिवेट, हाँ भाई इन्होंने मेरी तारीफ़ करी तो मैं इनके लिए और कर सकता हूँ। लाइक अप्रिशिएशन आपके घर में भी ऐसा होता है, आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपका मोटिवेशन अच्छा हो जाता है। एम्प्लॉय का यूनिफिकेशन करना, यानी कि उसके अचीवमेंट के लिए ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना है एम्प्लॉय से। रिलेशनशिप विद दी हायर अथॉरिटी, यानी कि अगर उसकी हायर अथॉरिटी, इट मीन्स आप अगर आप लीडर हो तो आप उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखो, जिससे कि वो आपके लिए विदाउट 1-to-1 कम्युनिकेशन से वो आपके साथ काम कर सके। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स क्या है मोटिवेशन के। तो ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ऑब्वियसली मोटिवेशन जो है वो एक ह्यूमन एस्पेक्ट्स होती है, जिससे कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो मोटिवेशन हो सकती है। तो ये इट इज़ अ साइड ऑफ ह्यूमन, कहाँ पे आप अपनी कौन सी साइड दिखाते हो या आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि आपकी ये जो मोटिवेशन, अगर आप किसी का बिहेवियर अच्छा है, सो यू कैन गेट मोटिवेशन, यू कैन गिव मोटिवेशन टू एनी ऑफ द वन। तो ये ह्यूमन एस्पेक्ट होता है सबसे मेन चीज़। तो यहाँ पे गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आप किसी को भी मोटिवेट कर रहे हो, यहाँ पे आपकी इंटरनल फीलिंग्स देखी जाती है, सामने वाला आपसे कितना मोटिवेट हो रहा है आपकी बातों से, आपकी बातें उस पर कितनी इफेक्ट कर रही हैं, दिस इज़ द मैटरिंग। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है ये। साइकोलॉजिकल मतलब ये माइंड से काम होता है ये पूरा का पूरा, कि आप कितना किसी के माइंड तक रीच कर पाते हैं वाइल दी मोटिवेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड मीटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर जिसकी नीड है मोटिवेशन की। फॉर एग्जांपल कि कोई आदमी है जो, फॉर एग्जांपल कि कोई स्वीपिंग करता है, तो उसकी मोटिवेशन क्या होगी कि उसको पैसे मिल जाए, है ना, तो उसकी मोटिवेशन क्या होगी। और कोई इंसान है जो बहुत ऑलरेडी पैसे वाला है, तो आप उसको पैसे देकर थोड़ी मोटिवेट करोगे, 5,000 रुपये लो मोटिवेट, उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं। उसके लिए आप अप्रिशिएशन करो, लोगों के सामने तारीफ करो, उसका नाम हो, इट इज़ कॉल्ड अप्रिशिएशन। तो ये होता है नीड मीटिंग, कि उसकी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप उसे अप्रिशिएट करो। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन जो है वो कंप्लीटली फाइन होनी चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि आप 3 लोगों को कर रहे हैं, आपकी कंपनी में 4 लोग हैं, आपने 3 लोगों को मोटिवेट किया, 2 लोगों को करा नहीं। सो इट काइंड ऑफ लाइक पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन जो है वो कंप्लीटली
विजिबल होनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट आता है नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल, दोनों तरीके से मोटिवेशन हो सकती है। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था स्वीपिंग वाला, और एक बहुत बड़े पैसे जो है ऑलरेडी वो पैसे वाला है, वो लीडर है वहाँ का, आप उसको किस तरीके से, आप उसको 5000 10,000 से थोड़ी मोटिवेट कर सकते। लास्टली एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो हमेशा चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। आप हर एक टर्म पे, हर एक पॉइंट पर आपको लोगों को मोटिवेट करते रहना है, और आपको खुद भी मोटिवेट होना है फॉर द सेम टू ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ऑफ योर बिजनेस, एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं मोटिवेशन के। यू कैन से मोटिवेशन एक वो फैक्टर होता है जहाँ पर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कंपनी के ग्रोथ के लिए, और अपने आप अगर अपने पर्सनल लाइफ में भी आप अपने आप को कितनी बार मोटिवेट करते हो, बहुत बार आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करते हो, तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन होता है जहाँ पे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी भी चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट आता है रिमूव, इसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। फर्स्ट होता है रिमूव एम्पैथी। इसका मतलब है कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो एवरेज लेवल पर होते हैं, मिडिल लेवल पे, वो अपना जो बिजनेस है वो इतना, और जो अपना काम है असाइन, जो उन्हें काम असाइंड करा गया है कंपनी के द्वारा, वो उसको इनफ, मतलब उस चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते करने के बाद भी। दिस इज़ वाई कि उनके पास लैक ऑफ मोटिवेशन है, उन्हें कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है मोटिवेशन से, इसे हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अप्रिशिएट करने के लिए कोई है नहीं, तो उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है कि उन्हें हाँ मुझे अप्रिशिएट करा जाएगा, मेरे को मेरे काम को ऊपर रखा जाएगा, मेरी पहचान होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द लैक ऑफ मोटिवेशन। तो अगर आप ऐसा करते हो, मोटिवेशन वहाँ पे यूज़ करते हो, तो ये ख़त्म हो सकती है, रिमूव हो सकती है। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिंग विल टू पावर। मतलब अगर हाँ आप किसी भी इंसान को मोटिवेट करते रहते हो, तो उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे वो अपनी हर एक इच्छा से काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है वर्कर्स फुल सपोर्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप अपने वर्कर्स को एज अ लीडर सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो, तो फिर क्या होगा कि उनकी जो काम करने की शक्ति है, काम करने की इच्छा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनका सपोर्ट आपकी कंपनी को बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट आता है नीड रिकॉग्निशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि एज अ लीडर आपको नीड की रिकॉग्निशन, नीड की पहचान होनी चाहिए कि कौन से वर्कर को किस चीज़ की नीड है। अगर उसको फिनेंशियल नीड है तो आप उसे फिनेंशियली मोटिवेट करो, अगर इन फिनेंशियली या नॉन मोनेटरी उसको नीड है तो आप उसे नॉन मोनेटरी मोटिवेट करो। नेक्स्ट आता है मैक्सिमाइजेशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है जो मोटिवेशन है वो आपको इंस्पायर करता है कि आप जो है वो यूटिलाइजेशन करो मैक्सिमम तरीके से रिसोर्सेज का, और वो भी एफिशिएंट तरीके से, कि जो रिसोर्सेज है वो ख़राब ना हो और आपकी स्किल्स जो है वो ईजिली उसको ग्रैब कर सके। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव करो परफॉर्म। ऑब्वियसली अगर आप किसी को मोटिवेट करते रहते हो तो वो आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। हायर एम्प्लॉय रिटेंटेशन रेट, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की जो टर्नओवर है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को जो हटाते हैं, निकलते हैं एम्प्लॉयज़, जो जॉब चेंज करते हैं, वो कम हो जाती है, और जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो एडमिशन रेट आप, और जो वर्कर्स होते हैं वो अडेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स चेंज, यानी कि वो अडेप्ट होने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, चेंजिंग में काम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। अगर वो फुल्ली मोटिवेटेड है काम करने के लिए, तो वो अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं फॉर द वर्क, कि हाँ जो उनके यहाँ पर अगर वो मोटिवेट हैं, अगर आप किसी को मोटिवेट करते जा रहे हो टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे जो उनके इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में कोई रिलेशंस है तो वो भी अच्छे से चल सकते हैं। अब कुछ थ्योरीज़ हैं मोटिवेशन की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंटली टिक कर लेना कि कुछ थ्योरीज़ हैं लिखी गई है। मैन्स लॉ की थ्योरी आपने पढ़ रखी है कि सबसे पहले बेसिक लेवल होता है, उसके बाद फिर 5 लेवल बताए थे मैंने आपको, जो मैन्स लॉ के हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि मैन्स लॉ की हायरार्किकल थ्योरी है। हायरार्किकल मतलब कि जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, जो सबकी होती है। तो सबसे पहले अब्राहम मैन्स लॉ उनका नाम था, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कुछ नीड्स होती हैं जो हायरार्की से चलनी चाहिए। तो सबसे पहले होती है बेसिक, जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, जिसमें आप कह सकते हो रोटी कपड़ा मकान शेल्टर घर, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है साइकोलॉजिकल में। नेक्स्ट होता है हमारी सेफ्टी। सेफ्टी में आप समझ सकते हो जॉब की सिक्योरिटी, मोस्टली जॉब की सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर, हेल्थ से सिक्योरिटी चाहिए, प्रॉपर्टी से सिक्योरिटी, इट इज़ कॉल्ड द सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, आप समझ सकते हो जिसे हम सोशल नीड्स कहते हैं। तो कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान है, सेफ्टी से ही नहीं चलती। अगर हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं उसके बाद हम इस पे जंप आउट करते हैं कि हमारे पास कुछ लोगों का साथ हो, लोगों का सपोर्ट हो, लोगों का प्यार हमारे साथ हो। कहते हैं ना कि कुछ लोग इज्जत के लिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जो रिमेन नीड्स हैं वो हो चुकी है, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो चुकी है, उनकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो चुकी है। उन्हें पता है कि मेरे पास दुकान है, मेरे पास सेफ्टी है, मेरे को
मेरे पास काम है, मेरे पास काम की सिक्योरिटी है, तो उन्हें पता है कि हाँ मेरे को इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे को इज्जत मेरी ज़्यादा प्यारी है पैसों से ज़्यादा, क्योंकि उनके पास वो ऑलरेडी वो नीड्स हैं। मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ कि कभी भी आप किसी भी गरीब आदमी को ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि नहीं भाई मुझे पहले रोटी नहीं चाहिए, पहले मेरे को मेरी इज्जत चाहिए। अगर वो उसको इतनी इज्जत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डोंट टेक इट योर हार्ट, कि अगर उसको इतनी इज्जत चाहिए होती तो वो कहीं पर भी कहते हैं ना, आपने देखा होगा लोग भीख वगैरह मांगते हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ है कि उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स ही अभी पूरी नहीं होती, सबसे तो वो कैसे सोशल नीड्स चाह सकते हैं किसी से। तो सबसे पहले ये हायरार्की चलती है कि साइकोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए, फिर सेफ्टी होनी चाहिए, देन आपकी सोशल नीड्स कुछ होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम आप कह सकते हैं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी सोसाइटी में हमारी पहचान कैसी है, हमारी इज्जत कैसी है। नेक्स्ट सबसे लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जहाँ पे हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट देखते हैं, अपने पर्सनल लर्निंग्स देखते हैं, फन, क्रिएटिविटी, हमारी इच्छा, हमारी फन वगैरह। तो ये अगर वो आपके अपर 4 नीड्स पूरी हो चुकी हैं तो ये आपकी ऑटोमेटिकली ही पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी पार्ट इसका, द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ट्सबर्ग। ये थोड़ा सा न्यू है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कि जो हर्ट्सबर्ग थे उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी, उन्होंने अपनी थ्योरी में नीड्स को 2 तरीके में बांटा है। सो फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन फैक्टर, सेकंड वन इज मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पुअर हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पुअर हाइजीन फैक्टर्स यानी कि कोई वर्किंग कंडीशंस आप एम्प्लॉयज़ को अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, कोई वर्किंग रिलेशंस आपके साथ अच्छे नहीं है, तो आपकी कोई भी हाइजीन फैक्टर्स आपके साथ नहीं है आपके वर्कर के साथ। तो यहाँ पर कुछ आप कह सकते, और मोटिवेटर फैक्टर वो हो सकते हैं जहाँ पर आप उन्हें हाइजीन फैक्टर्स देते हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी देते हो, लाइक दिस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे बॉक्स सा बना रखा है, वहाँ पे बता रखा है कि हाइजीन फैक्टर्स को किस तरीके से डिससेटिस्फाई किया जाता है। लाइक आपको वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, को वर्कर्स जो आपके साथ काम करते हैं, सहपाठी, वो उनके रिलेशंस आपके साथ अच्छे नहीं हैं, सुपरवाइज़र क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, और जो हाइजीन फैक्टर है वो दिन पर दिन डिससेटिस्फाई होता जा रहा है, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है उसके अंदर। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन और ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर। तो इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं 2 फैक्टर थ्योरी के जो हर्ट्सबर्ग ने बनाई थी। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है कि यहाँ पे सिचुएशनल जो वेरिएबल्स हैं वो वहाँ पे इग्नोर, यानी कि जो सिचुएशन, कभी कभी कुछ सिचुएशंस जो है वो अलग आती हैं हमारी कंपनीज़ में, तो वहाँ यहाँ पे कोई सिचुएशन पे बातचीत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्टली फ्लो वाली बात थी कि हाँ ये हमने प्लानिंग कर ली, ये आगे ऐसे होगा। तो जैसे प्लानिंग एक सीक्वेंस प्लानिंग कर लेते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई थी। इन्होंने कोई भी सिचुएशन नहीं की, वाली सिचुएशन आ सकती है, क्या पता स्ट्राइक हो जाए, क्या पता ऐसा, तो इन्होंने कुछ भी ऐसे फैक्टर डिसाइड नहीं किया था। सेकंड था कि इनका जो फोकस था वो लोगों प्रोडक्टिविटी पे नहीं था, इनका वर्कर्स पे आप रखो, दैट इज़ फाइन, बट आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनका ये वाला भी काम नहीं। तो यहाँ पर इनकी जितनी भी थ्योरीज थी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ही दे रही थी, बहुत ज़्यादा तौर पर किसी के भी लाइक डिसलाइक जॉब के एम्प्लॉय के, कोई भी सेटिस्फैक्ट्री कोई भी चीज़ नहीं थी यहाँ पर। ये जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्याज थी टूवर्ड्स द पीपल की नेचुरल रिएक्शंस के बेस्ड पर, कोई भी सेटिस्फाई की कोई भी। यहाँ पर ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं जो क्षेत्रों, मतलब लाइक जो को वर्कर्स पीपल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। तो बहुत सारे डिस्पाइट थे यहाँ पे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे डिस्पाइट ऑल द थिंग्स, बट यहाँ पर क्या किया गया कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया गया, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही थी, तो वर्कर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे इन सब चीज़ों को, तो वाइडली इसको एक्सेप्ट किया गया। पर कहता है ना कि बहुत ज़्यादा दिल से इसको एक्सेप्ट नहीं किया था लीडर्स ने, ऑन द बेसिस ऑफ लीडर्स, बट येस इट इज़ एक्सेप्टेबल था, कई टाइम तक था, बट अब तो ये नहीं चलता है, अब तो उसका ही चलता है सिर्फ और सिर्फ मैन्स लॉ वाली। तो इसके इम्प्लीकेशंस वगैरह थे, इसको हमने पढ़ ही लिए हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि नेक्स्ट थ्योरी पे, एमसी क्लेलेट्स नीड्स थ्योरी, यानी कि नया फिलोसोफर है जिसकी थ्योरी बताई गई है। यहाँ पर भी ये मोटिवेटिंग थ्योरी है कि यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करता था पावर की तरह से। वो बताता है कि हम 3 तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो पावर, दूसरी अचीवमेंट, तीसरी है एफिलिएशन। अचीवमेंट से कुछ इस तरीके से लाइक उनके टास्क वगैरह कंप्लीट करके, उनकी कंपटीशंस, उनके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो आप उसकी अचीवमेंट अगर उनके पास है तो वो मोटिवेट है। एफिलिएशन यानी कि उनकी लव, डिज़ायर, नीड्स, सोशल एक्सेप्टेंस, जो हमने मैन्स लॉ की थ्योरी में बात करा था, तो वो एफिलिएशंस हैं, तो वो लोग मोटिवेट है। पावर है उनके पास किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को लेने की, तो वो मोटिवेट है। बाय दिस दे आर थिंकिंग दैट
इट इज़ द मोटिवेटर थ्योरी। नेक्स्ट हम आते हैं मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी। इसकी थ्योरी में क्या होता था, ये इस तरीके से पार्टिसिपेशन बनाते थे कि ये दो टाइप्स बना लेते थे लोगों की। ये हमेशा दो उस पर काम करते थे कि एक तो साइड वो रखते थे जहाँ पे लोग ये ना पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग, लाइक दो अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, दो पर्सन लेते हैं हम अपनी कंपनी से, ठीक है, तो सबसे पहली तो लेते हैं हम वो वर्कर्स की उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है या कम है। ये पार्टिसिपेशन के बेसिस पर इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी कि किसका पार्टिसिपेशन कितना है। तो अगर हम यहाँ पे देखो डायग्राम में भी शो रखा है कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, तो थ्योरी एक्स उनकी ये कहती थी कि वो काम को अवॉइड करते हैं या फिर उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं या फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से और सेकंड वाले में कि वर्क जो है वो नेचुरल होना चाहिए। लाइक दिस इन्होंने ये थ्योरीज जो हैं वो अंडरगार्ड करी थी कि यस, थ्योरीज पे काम करते थे कि पार्टिसिपेशन किसका कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करो आप। तो ये पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ऑल ओवर करते थे मैकग्रेगर जो थे। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस भी थी, वो आई गई थी, इम्प्लीकेशंस थी कि इनपुट और आउटपुट क्या निकल रहे थे फॉर लाइक दैट कि अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें यही नीड जो है, ये वाली थ्योरी जो है वो अच्छी है फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम सबको नहीं देख सकते 1 to 1, बट हाँ अगर हम इस तरीके की थ्योरीज बनाएंगे तो लार्ज जो कवर है हो जाएगा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इक्विटी थ्योरी आपको पता है कि जहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द पीपल हु आर डूइंग वर्क इन द कंपनी। तो यहाँ पर वेदर द पीपल आर डूइंग और नॉट, बट दे हैव टू मोटिवेट देम टू डू द वर्क, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों को मोटिवेट करना चाहिए काम करने के लिए, वेदर वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजेंट मैटर, बट नहीं कर रहे हैं तो दे हैव टू टर्मिनेट, बट दे हैव टू फर्स्ट मोटिवेट देम टू डू वर्क to make their company for sure that they have to do work after they get motivated। तो इसके बिहाफ पर भी कुछ यहाँ पे इक्विटी की कुछ थ्योरीज बनाई गई थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे बता रखा है कि हमने इनपुट में क्या डाला। कोई एम्प्लॉय अपनी तरफ से क्या देखेगा कि मैंने अपना टाइम दिया, एफर्ट्स डाले, एबिलिटी अपनी पूरी की पूरी दी और लॉयल्टी दी, तो उन्होंने मुझे वापसी में क्या दिया कि बोनस दिया, पे किया, मुझे पर्क्स दिए, बेनिफिट्स दिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो दोनों तरफ से चल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ एक थ्योरी बताई गई है कि हाँ अगर देखो एक हमने लिया था इनपुट को और बी हमने लिया था आउटपुट को। तो ए अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा है तो वो अनरिवॉर्डेबल है, यानी कि वो डिज़र्व नहीं करता है। यानी कि आउटपुट मेरा ज़्यादा है, मतलब मुझे पे वो ज़्यादा कर रहा है पर मैं इतनी इनपुट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो टेंशन में ही जाती है, वो भी सही नहीं है। बट हाँ अगर दोनों इक्वली चल रही हैं तो उसे इक्विटी बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे डब्बा है ना, इसमें आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं तो इसे इक्विटी, इस सिचुएशन को हम इक्विटी बोलते हैं। अगर हाँ मेरी इनपुट ज़्यादा आउटपुट मुझे कुछ मिल नहीं रही है तो ओवर रिवॉर्डेड भैया मैं कुछ काम नहीं करूँगा इस केस में। तो दिस इज़ कॉल्ड दी इक्विटी थ्योरी। तो ये कुछ इस तरीके से इक्विटी हम बनाते हैं कि हाँ ये इक्विटी थ्योरी मानी जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि नेगेटिव टेंशन स्टेट, यानी कि नेगेटिव टेंशन स्टेट वही होता है कि मैं इनपुट ज़्यादा दे रहा हूँ पर आउटपुट मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव टेंशन स्टेट। तो थोड़ा सा हम रेफरेंस देख लेते हैं कि क्या दिए गए हैं। कुछ 4 रेफरेंस हैं इसके अंदर कि सेल्फ इंसाइट वो होता है जहाँ पर एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट पोजीशन पर होता है उसके करंट ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक उसके एक्सपीरियंस, उसने बहुत सारे स्टेजेस देख लिए हैं, जो मैनेजर वगैरह बन जाता है। पहले वो सबसे पहले वो क्या होते हैं, कोई वर्कर होते हैं, उसके बाद फिर वो मैनेजर बॉस बनता है, फिर वो मैनेजर बनता है, लाइक दिस। तो उसने करंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोस्ट पर काम किया होता है। सेल्फ आउटसाइड मतलब होता है कि वो बाहर से आया पर हाँ उसने बाहर से बहुत एक्सपीरियंस ले रखा है, वो आपकी कंपनी में न्यू है बट स्टिल उसके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाहर, क्योंकि बाहर उसने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम किया हुआ है। अदर इनसाइड होता है कि यानी कि कोई भी अनदर एम्प्लॉय है बट वो आता है आपकी कंपनी में विद इन दी करंट ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी बातचीत है करंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ। अदर आउटसाइड होता है यानी कि अनदर एम्प्लॉय या फिर अनदर वो एम्प्लॉय जो करेंटली आपके एम्प्लॉयमेंट में नहीं है बट येस वो एम्प्लॉयड है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज़ करंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार इसे गो थ्रू और रीड आउट कर लेना, दिस इज़ इनफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो नीचे आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर कर लेना एक बार, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी और इसके नीचे आपके आंसर्स भी होते हैं। ऊपर एक चॉइस का और एक असम्पशंस का आ रहा है, इसको आप ज़रूर कर लेना। चॉइस और असम्पशंस वगैरह मतलब बहुत, ये एग्जाम में तो ये सब पूछता वैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछता है, बट स्टिल यू हैव टू डू बिकॉज नाउ व्हाट इज़ एग्जाम इज़ गोइंग ऑन वेरी ब्रिटली, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप एक बार असम्पशंस देख लेना। असम्पशंस मतलब कि वही एम्प्लॉयज़ को क्या मिला, किस तरीके से मोटिवेशन, पूरा चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप पढ़कर ही आए हो मोटिवेशन होता क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आप कर लेना, नीचे इसके आंसर्स होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट
इज़ रिवॉर्ड्स। एज वी नो कि रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी के अच्छे काम पर हम अप्रिशिएशन देते हुए उसको कुछ गिफ्ट्स या फिर उसको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं एज अ प्रशंसा के लिए, तो उसको हम रिवॉर्ड्स कहते हैं, जिससे कि उसकी मोटिवेशन हम और भी ज़्यादा इंश्योर कर सकें, उसकी कंसिस्टेंसी के बेस पर उसकी कांस्टेंट मोटिवेशन देते हैं रहते हैं, हम उसे फुलफिलमेंट करते रहते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये मॉनेटरी भी होता है और नॉन मॉनेटरी भी होता है। मॉनेटरी आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो एज़ फॉर दी मनी के वर्थ पे, तो रिवॉर्ड हो गया। नॉन मॉनेटरी आप किसी की अप्रिशिएशन कर रहे हो 4 लोगों के सामने, तो उसके लिए तो वो रिवॉर्ड होता है। मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, लाइक सेम इट इज़। तो अब एफिशिएंसीज क्या हैं रिवॉर्ड्स की, क्षमताएं। तो इक्विटी होनी चाहिए रिवॉर्ड्स एंड एफर्ट्स में, कि हाँ अगर आपको रिवॉर्ड मिला है तो फॉर श्योर कि आपने उतने एफर्ट्स लगाए हैं जिससे आपको ये रिवॉर्ड जो है वो डिजर्विंग है आप उस रिवॉर्ड को लेने के लिए अपने हार्ड वर्क से। नेक्स्ट हम आते हैं रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बेस पर भी मैंने आप जैसा भी आपको बताया कि 2 बेस पर हम देते हैं एज पर द मोटिवेशन ऑफ मोनेटरी नॉन मोनेटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ इंसेंट्रिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, मतलब कि इंसेंट्रिक आप कह सकते हो जो मोटिवेट करते हैं, इंसेंट्रिक आप कह सकते हो लोगों के बीच में आप मोटिवेट हो रहे हो कंपनी के अंदर से, एंसेंट्रिक आप कह सकते हो बाहर आपको हायर पोजीशन मान रहे हैं हायरली, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट हम अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ इंसेंटिव बेस्ड मोटिवेशन। का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो अपनी कंपनी में, तो आप किसके लिए कर रहे हो, पैसों के लिए, अपनी ब्याज लाइक यू कैन से अपनी तनख्वाह के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव। अगर आपको अपनी कंपनी से कोई भी पैसा तनख्वाह मिलती है, इट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव बेस्ड मोटिवेशन। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो तो आपको पता है इंसेंटिव्स वगैरह क्या होते हैं, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ फ्रेम हो रही है, डिफरेंस क्या है रिवॉर्ड और इंसेंटिव में। तो मैंने आपको रिवॉर्ड भी पढ़ा दिया, इंसेंटिव भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप डिफरेंस 3 ही डिफरेंस था, आप इसे खुद पढ़ना एक बार अपने माइंड से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं इंसेंटिव्स के। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो पैसों से दी जाते हैं। जैसे आप कहीं पर कंपनी में काम कर रहे हो और आपको उसकी तनख्वाह मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, आपकी सैलरी मिले, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल में आप कह रहे हो आपको वो अच्छी पोजीशन मिल रही है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, रैंक मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल, जो पैसों से रिलेटेड नहीं होते हैं। जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंसेंटिव। आपको भाई कम से कम आपको उम्र भर की जॉब तो मिल रही है, सिक्योर है आपकी जॉब, आप जॉब से अपने सेटिस्फाई हो, आप जिसके साथ काम कर रहे हो सेटिस्फाई हो, आपका मैनेजर सेटिस्फाई है आपके काम से, दिस इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट आते हैं रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, रिकॉग्निशन आपको मिल रही है इन काइंड ऑफ इंसेंटिव, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ काइंड ऑफ इंसेंटिव। नेक्स्ट आता है ओपन कम्युनिकेशन, जहाँ पर आपको कोई भी दबाव नहीं है, 1 to 1 आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंसेंटिव्स। करियर की एडवांसमेंट है वहाँ पे आपकी, तो इट इज़ whole the scenarios are incentive which is used for your communication skills and all। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म, और ये समरी है पूरे चैप्टर की, आप इसे कर लेना एक बार, वैसे आप पूरे चैप्टर पढ़ चुके हो, इट इज़ नॉट नीडेड। नेक्स्ट आपकी ग्लोसीज आ रही हैं, पूरे चैप्टर में जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं उनकी ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है, जहाँ पर आप एक बार इसे रीड आउट कर लेना, इट इज़ इनफ टू रीड। नेक्स्ट जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस करवाया था उसके आंसर्स हैं, तो पहले आप उसे करना, देन आप आंसर्स चेक कर लेना। लास्ट में हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस, अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10 क्वेश्चंस आप इसे ज़रूर कर लेना, तो 10 क्वेश्चंस आप इसे ज़रूर करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।